चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहला इज फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनकी बात करते हैं। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये तुम्हारा प्राइमरीली यूज क्यों हो रहा है? देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम? स्मॉल एन से। और इसकी मदद से जो तुम चीज सबसे पहले बता सकते हो दैट इज द शेल। सबसे पहला ये क्या बताता है तुमको? शेल के बारे में। ये तुमको शेल के बारे में जानकारी देता है। एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। अब देखो ध्यान से, एन की जो वैल्यूज होती है वो कहाँ कहाँ तक हो सकती है अगर शेल के हिसाब से देखो। कभी भी जीरो शेल नहीं हो सकता। या तो शेल एक होगा या तो नहीं होगा। तो मतलब या तो एटम ही पूरा नहीं होगा। अगर एक भी शेल नहीं तो एटम ही नहीं है। तो शेल तो होना ही होना है। यानी एन की जो वैल्यू है वो कहाँ से शुरू हो सकती है? 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। हो तो इनफाइनाइट तक सकती है। हो तो इनफाइनाइट तक सकती है इसकी वैल्यू। लेकिन अभी जो एमपीटी है, यानी अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वहां पर एन की वैल्यू हमने कहां तक ली है? 7 तक। एन की वैल्यू 7 तक पहुंची है ना? अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात पीरियड से 7 तक वैल्यू पहुंची पहुंची हुई है। तो सबसे पहले तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या बता सकते हो? तुम बता सकते हो नंबर ऑफ शेल, कि कौन सा शेल है। नंबर ऑफ शेल। दूसरा तुम क्या बता सकते हो यहां से? ये तुमको बाबू मदद करता है साइज बताने में। ये तुमको क्या मदद करता है? साइज बताने में। कैसे साइज बताता है? साइज कैसे बताता है? नंबर ऑफ शेल से। जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। कैसे? हमने पढ़ा है रेडियस एन लिखते थे। आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर आंगस्ट्रॉम। यहां से हम देख रहे थे एन पे डिपेंड कर रहा है। हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एन बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ा यानी साइज बढ़ा है हमारा। तो हमें क्या पहले पता चला? नंबर ऑफ शेल पता चला। फिर हमें क्या पता चला? उसका साइज पता चला। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमें मेजर चीज क्या पता चली? एनर्जी। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या पता चला हमें? एनर्जी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज एनर्जी। अब देखो एनर्जी क्या होता है। एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। तो ई एन ऐसे ही उसको भी तो लिखते थे। ई एन इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यही था ना? एन स्क्वायर जूल पर एटम। यहीं से हम एनर्जी निकाल रहे थे। यहां पर फिर से एन आ चुका है। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहां से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते थे। एनर्जी के बारे में ही बता रहा है। क्या क्या नहीं बताया? शेल बताया, साइज बताया, एनर्जी बताया। वेलोसिटी भी तो बता दिया था। वेलोसिटी के बारे में भी इन्होंने बता दिया था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तुमको शेल, साइज, एनर्जी, इन सब के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये इंपॉर्टेंस है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। इसको नोट डाउन कर लो। सबका हो गया? अब देखो, अब हमको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसी में देख लो पहले। अगर हम बात करें जैसे चौथा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इन अ गिवन शेल? अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो बराबर होती है 2n स्क्वायर के। इसके बराबर होती है 2n स्क्वायर की। अब चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो n की वैल्यू हमारी 1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। n की वैल्यू अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। n की वैल्यू अगर 4 है तो कितने होंगे? यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, वेर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो अब इसको तुम लोग नोट डाउन कर लो। ऊपर का लिख लिया है? ठीक है, तो फिर इसको नोट डाउन कर लो।
चलो अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्या पढ़ेंगे। अभी हमने क्या देख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन है, दूसरा क्या है, दूसरा इज एजिमुथल, एजिमुथल क्वांटम नंबर, या फिर सब्सिडरी बोल दो इनको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, एल से। और ये क्या क्या बताता है, सबसे पहले जो ये चीज बताता है वो बताता है सब एनर्जी लेवल। ये बताता है सब एनर्जी लेवल, ये सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। जैसे एक एन से तुमको वो पता चल गया, क्या पता चला कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, एन की वैल्यू ज्यादा और उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। अब सब एनर्जी लेवल, अब एक एनर्जी में कई सारे और भी ऑर्बिटल्स भी है ना, ऐसा सबसे उसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या है वो ये इनसे पता चलेगा, वो इनसे पता चलेगा एनर्जी का ऑर्डर क्या है। सब एनर्जी लेवल के ऑर्डर बताएंगे ये, और क्या बताएंगे, दूसरा ये जो बताते हैं ये बताते हैं शेप, शेप ऑफ, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये बताते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताते हैं ये, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं। अब हमें देखो कोरिस्पॉन्ड, अब हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं, हमें क्या क्या सीख मिलेगी एजिमुथल से। देखो पहले एजिमुथल की वैल्यूज की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, वैल्यूज ऑफ एल। एल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो एल की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, एल की वैल्यूज होती है 0 से लगाए n-1 तक। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लगाए l-1 तक, सॉरी n-1 तक। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 से लगाए n-1 तक। अब इस चीज को समझो, मान लो सपोज करो n की वैल्यू तुम्हारी 1 है, n की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो l की वैल्यू होगी, या फिर इसको मैं इस, रुको एक मिनट, रुको रुको, n की वैल्यू अगर तुम्हारी 1 है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं ऊपर जा रही है, ग्लिच है, अच्छा अब नहीं ना ग्लिच है। मान लो n की वैल्यू 1 है तुम्हारी, यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 0 यहां से लगाए 1-1 तक, यही हो सकती है, यानी क्या होगी 0, एल की वैल्यू 0 हो सकती है। एन की वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लगाए 2-1 तक, यानी वैल्यू क्या क्या हो सकती है इसकी, 0 एंड 1, 0 एंड 1 हो सकती है ना। -1 कैसे आएगा बाबू, ये माइनस थोड़ी ना है, ये यहां से लेके वहां तक है, रेंज बता रही है, दिस इज नॉट माइनस, कि यहां से लेकर के यहां तक है, 0 से n-1 तक, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1। अगर इसकी वैल्यू 3 रख लो, यहाँ पे क्या होगा, 0 से लगाए 3-1, यानी क्या होगा 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू 4 रखो, क्या होगा 0 से 4-1 तक, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चीजें चलती जाएंगी। तो वैल्यूज ऑफ एन तुम ऐसे निकाल लिए कि क्या क्या वैल्यूज ऑफ एन हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, अब ये जो एल की वैल्यू है ये हमें किसके बारे में बताएगा, सब एनर्जी लेवल बता, सबशेल बताएगा, ऑर्बिटल से हमें पता चल जाएंगे यहाँ से वो कैसे कोरिस्पॉन्ड करता है। वैल्यूज ऑफ एल किस ऑर्बिटल को कोरिस्पॉन्ड करती है, किस ऑर्बिटल को बताती है, ये समझो। यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अभी नोट करने को मैं दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखो अगला चीज आता है कि एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू, और ये किस ऑर्बिटल को बता रहा है, ये किस ऑर्बिटल को बता रहा है, एल की वैल्यू किस ऑर्बिटल को बता रही है, सही है ना। ऐसे ऑर्बिटल नहीं, तुम इसको सबशेल लिख लो, मान लो सबशेल ज़्यादा प्रिसाइज है ना, ज़्यादा सही है ना वो, तो इसको सबशेल लिख लो, एल की वैल्यू किस सबशेल को बता रही है, किस सबशेल को बता रही है। तो अगर एल की वैल्यू तुम्हारी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यहीं तक हमें देखना है। अगर 0 है तो वो किसको बताएगा, एस सबशेल को, तो बताएगा एस सबशेल को। 1 है तो किसको बताएगा, पी सबशेल को। अगर 2 है तो किसको बताएगा, डी सब शेल। 3 है तो किसको बताएगा, एफ सब शेल। कोई दिक्कत इसमें, क्या दिक्कत है, यहां से वैल्यू निकाल लियो तुम इसको। अब वहां पे अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब होता है एस सब शेल, हाँ उसका मतलब होता है एस सब शेल। 1 आ रहा है तो उसका मतलब पी, 2 आ रहा है तो डी, 3 आ रहा है तो एफ।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, जैसे मान लो तुमने बोला, अभी तो हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा है, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, तीन चीज पढ़ी है ना, शेल, सबशेल और ऑर्बिटल। शेल, सबशेल और ऑर्बिटल, तीन चीज हमने पढ़ा। तो मान लो मैंने बोला कि फर्स्ट शेल है, पहला शेल है, इसमें कौन कौन से सबशेल होंगे ये भी तो तुमको पता होना चाहिए ना। तो कैसे पता करोगे? यहां पर तुमने एन की वैल्यू रखी, पहला शेल, यहां से तुम्हें एल की वैल्यू 0 मिली, मतलब कितने सबशेल? एक। जीरो को रिस्पॉन्ड करता एक को, मतलब एक सबशेल होगी। तो वो सबशेल कौन सी होगी? वो एस होगी। तो एक, अगर तुम्हारे एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन सा सबशेल प्रेजेंट होगा? सबशेल अगर ध्यान से देखोगे तो वो एस प्रेजेंट होगा। और अगर तुम इसको मिलाओ तो 1s, 1s प्रेजेंट है वहां पर। क्या प्रेजेंट है? 1s। यही सबशेल है ना, 1s सबशेल वहां पर प्रेजेंट है। यहीं पर अब देखो, यहीं पर अगर एन की वैल्यू 2 रख दो, तो सबशेल कौन सा आएगा यहाँ पर? यहाँ पे तुम्हारा एस और पी दोनों आ सकता है, एस और पी दोनों आएगा ना, सबको क्लियर है? तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? 2s एंड 2p। अब इसके बाद क्या आता है? 3, 3 आएगा तो SPD पावर रेंजर्स आएंगे। तो यहाँ से क्या होता है? 3s, 3p एंड 3d, ये हो गया। 4 रखो, 4 रखो, क्या आएगा? SPD एंड F, क्या आएगा? 4s, 4p, 4d, 4f। आ गया। सवाल यहीं से बन जाएगा कि चलिए भैया एन की वैल्यू, एन इजकल टू 3 में, यानी 3s 3p, तो यह 3s 3p 3d है, 3f क्यों नहीं है? क्यों नहीं है तो तुम यहां से बताओगे सॉल्व करके क्यों नहीं है। भैया यहाँ पर 3d बन रहा है, 2d क्यों नहीं है? तुम बताओगे सॉल्व करके। 2p है, 1p क्यों नहीं है? बताओगे सॉल्व करके। यहां से सब सवाल बनेंगे ना, वो हल हो जाएंगे अब। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सबको समझ में आ गया? लिख लो इसको। 2p या 1p नहीं है, देखो यहाँ पर जैसे n की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? सिर्फ 0 आएगी। 0 को रिस्पॉन्ड करता है s को, तो सिर्फ 1s रहेगा, p के लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास।
अब यहाँ पे ध्यान से तुम लोग को एक चीज समझने की जरूरत है। देखो, जो वैल्यू एन की है, अगर ध्यान से देखो, एक शेल है तो उसमें एक ही सब शेल है, दो शेल है तो दो सब शेल है, तीन शेल है तो तीन सब शेल है, चार शेल है तो चार सब शेल है। तो इस बात को याद रखें, जितने जो भी नंबर ऑफ शेल उतने नंबर ऑफ सब शेल्स आर पॉसिबल। एक में एक पॉसिबल है, दो में दो पॉसिबल है, तीन में तीन पॉसिबल है, और चार में चार पॉसिबल है। क्या चीज? इसके बाद बिल्कुल होता है, वो तो चलता रहेगा वहां। क्या चीज वहां? तुम बाबू 5F तक ही पढ़े हो ना, वहां तक एलिमेंट खत्म हो जा रहे हैं ना। अगर एलिमेंट और तुम ढूंढ दो तो मैं उसके आगे कॉन्फ़िगरेशन तुमको बता दूंगा। मुझको कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम अपना एलिमेंट ढूंढते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाते जाओ, कोई तुमको रोका नहीं है। तुम्हारे पास रिसोर्स ही नहीं है तो भरोगे किसको? ये यहाँ फंस रही बात है ना। तो ये बात समझ गए ना तुम लोग? अब देखो, अगर एन की वैल्यू फिक्स कर लो, एन की वैल्यू फिक्स रहे, मतलब एक ही, अगर हम ऑर्बिट में बात करें एनर्जी ऑर्डर का, एनर्जी ऑर्डर का विद इन ऑर्बिट अगर हम बात करें, तो एनर्जी ऑर्डर ये होता है, यानी एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डी की, फिर पी की, फिर एस की। इसको नोट डाउन कर लो सब। अब अगला पॉइंट लिख लो, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम देख चुके ऑर्बिट का। ऑर्बिट का हम लोग देखे थे ना बोर्ड कॉन्सेप्ट में, एम वी आर इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। वो ऑर्बिट का हमने देखा था वहां पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, वो होता है एम वी आर। क्या होता है? एम वी आर। इसके बाद क्या होगा? एम वी आर ये इक्वल होगा तुम्हारे एच अपॉन 2 पाई इंटू एल, एल प्लस वन। ये होता है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर इक्वल्स टू एच कट या फिर एच बार रूट एल, एल प्लस वन। वहीं पे एच कट या फिर एच बार को हम लोग लिखते हैं, इस एच कट या फिर एच बार जो है, इसकी वैल्यू है तुम्हारी एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या फाइंड कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एन पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड। डिपेंड कर रहा है? कहीं पर भी दिख रहा है ना? नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड। तो अभी अगर ध्यान से देखो, हमने अगर 2p, 3p, 4p तीन ऑर्बिटल लिए, 2p, 3p और 4p ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटल में लिए, और इनका मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम निकाल दो, तो तीनों क्या आएगा? सेम आएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या आएंगे यहाँ पर? सेम आएंगे। और सेम क्यों आएंगे? क्योंकि ये एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एल की वैल्यू तो तीनों में सेम रहने वाली है। यहाँ पुट करोगे तो आंसर तुम्हें सेम मिलेगा। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो तुम लोग को इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि एन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एल के हिसाब से तीनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएंगी। इसको नोट कर लो।
लिख लियो ना, अगला लिखो। अगला बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग देते हैं स्मॉल एम से। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है, ये बात समझो। ये तुम्हारा एक्सप्लेन करता है जी मैन इफेक्ट को। किसको एक्सप्लेन करता है? जी मैन इफेक्ट को। जी मैन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो हो क्या रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन है ना, और वो मोशन में है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो क्या जनरेट करेगा? कैसी फील्ड जनरेट करेगा वो? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड किसको ऑपरेशन में लाया गया, फिर क्या जनरेट करेगा इससे? यहां से क्या मिलेगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड। यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन किया, किया कि नहीं किया? मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेशन किया? अब अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तभी तो स्प्लिटिंग हो रही थी। तो अब क्या होगा? मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बी नॉट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बीई है। अब ये दोनों क्या करेंगे? आपस में इंटरैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विथ इंटरैक्ट विथ द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड। ये इंटरेक्शन होगा ही। अब इनके इंटरेक्शन से क्या होगा? इनके इंटरेक्शन से क्या होगा बताओ? इनके इंटरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, वो हम कैसे बता सकते हैं? इनके वजह से हम जो चीज बता सकते हैं, यहां पर जो हमारा काम है वो है ओरिएंटेशन। यानी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होगा कि वो इसको काउंटर कर सके। ओरिएंटेशन होगा ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को काउंटर करने के लिए, कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही क्या होता है, इसी की वजह से इनका क्या होता है? डिफरेंट ओरिएंटेशन। क्या होता है? डिफरेंट ओरिएंटेशन। जो ये एक्सटर्नल फील्ड से जो इसका इंटरेक्शन होता है, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डिफरेंट ओरिएंटेशन करते हैं। और वहीं से हमें ऑर्बिटल्स का पता चलता है। वहीं से हमें क्या पता चलता है? ऑर्बिटल्स का। नई बात समझ आए? बात समझ में आई ना? डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब क्या होगा बाबू? जैसे देखो, ये मान लो तीन कोऑर्डिनेट मैंने बना दिया, तो जैसे पी एक्स पी वाई पी जेड बताया था, तो एक जो ऑर्बिटल है वो एक्स पे आ गया। मान लो एक्स हो गया, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? पी एक्स। वैसे एक वाई पे आ गया, एक जेड पे आ गया। तो यही तो डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उनका ओरिएंटेशन है क्या? उनका ओरिएंटेशन है क्या? हाँ यही डंबल शेप है। रुक जाओ, अभी मैं इसके आगे थोड़ा बता दूं, फिर नोट करना, ठीक? अब जो ये हो गया, अब इसके बाद तुमको एल की एम की वैल्यूज निकालोगे कैसे? वैल्यूज ऑफ एम कैसे निकालोगे? जो वैल्यूज होता है, वैल्यूज ऑफ एम, ये क्या होता है? ये तुम्हारा होता है बाबू माइनस एल से प्लस एल तक। ये कहां तक होता है? माइनस एल से प्लस एल तक। अगर ध्यान से देखो, अगर एल की वैल्यू तुम्हारी जीरो है सपोज करो, तो एम की वैल्यू क्या क्या होगी देखते हैं। एल की वैल्यू जीरो होगी, तो एम की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एल की वैल्यू वन हुई, तो एम की वैल्यू और प्लस वन हुई। अगर इसकी वैल्यू टू है तो, एक मिनट जी, ये हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी थ्री है तो ये हो जाएगा। यहाँ से हम एल की वैल्यू बताएंगे, और ये यहाँ से एम की वैल्यू बताएंगे। और ये जो भी एम की वैल्यू है, ये किसको कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ये सब ओरिएंटेशन को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सब ओरिएंटेशन को कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये इनकी ओरिएंटेशन हो सकती है। तो इसीलिए हमने देखा था कि क्यों। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो, तो हमने सबशेल देखा था। ये क्या है? एल की वैल्यू क्या सबशेल बता रही है? ये कौन सा सबशेल है? पी सबशेल है। पी सबशेल में देखो तीन ऑर्बिटल हो गए। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल, तो एम की वजह से तुम ऑर्बिटल बता ले रहे हो। कितने ऑर्बिटल है? एक दो तीन ऑर्बिटल है। एक पी एक्स है, एक पी वाई, एक पी जेड है। यहीं पे देखो सेकंड देख लो, सेकंड में क्या होगा? कौन सा है?
ये मान लो ये तुम्हारा एस है, ये एस है ना, ये क्या है, पी है, ये क्या है, डी है। तो डी में देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमारे वहां से हो जाएंगे। वैसे ही हमारी एफ का हो गया, एफ में हमारे 7 होते हैं। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स का नंबर बता सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जानने के बाद। अब इसको एफ में होगा, एफ का मैं तुमको भी बताऊंगा। एफ का देखो, चूंकि जब वो वाली क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको सिर्फ इसके ऐसे नेमिंग्स बढ़ा दूंगा, ये इसके नाम होते हैं, क्योंकि शेप तो वैसे हम इसका 2D पे बना नहीं पाएंगे, तो शेप पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, और उससे उसको पढ़ने से कोई लेना देना भी नहीं है हमारा। तो हमारा जितने से मतलब वो सारे काम मैं तुम लोग को करा दूंगा, अभी तुम लोग को सिर्फ ये समझने जो थी। और यहाँ तक बाकी नीट वालों का काम यहीं तक हो जाता है, कोई दिक्कत। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
चलो तो अब चौथे क्वांटम नंबर की बात करते हैं। यहां तक हो गया ना सबका। देखो चौथा है और आखिरी क्वांटम नंबर है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है ये? स्पिन क्वांटम नंबर। नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग किससे डेजिग्नेट करते, दिखाते किससे इसको? स्मॉल एस से, स्मॉल एस से। अब देखो क्या हुआ जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जा रहा था। जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जा रहा था मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो वहां पे देखो कई जगह ऐसे जो सिंगल लाइंस थी वो और टूटी हुई थी। उनको देखा गया कि वो और टूट रही हैं और वो डबलेट में आ जा रही हैं, मतलब एक लाइन ही दो भाग में टूट रही हैं। या फिर ये देखा गया कई बार कि एक लाइन जो है वो तीन भाग में टूट रही है, एंड सो ऑन। यानी कभी हमें क्या मिला? डबलेट मिला। क्या मिला? डबलेट। तभी हमें क्या मिला? ट्रिपलेट मिला। किसका मिला? स्पेक्ट्रल लाइंस का। जो स्पेक्ट्रल लाइन सिंगल दिख रही थी उनको देखा गया कि वो और फाइन लाइंस में टूट रही हैं, वो और ज्यादा फाइन लाइंस में टूट रही हैं। जैसे जैसे मान लो पहले टेक्नोलॉजी कम रही होगी, या मान लो तुम सिंपल देखो, तुम ऐसे दो लाइन ऐसे बनाओ तो ये दो लाइन ऐसे बन सकती है, इनको इतने करीब बना दो कि दोनों एक लाइन लगे, पर वास्तव में जब इसको वापस से जूम करोगे तो तुम्हें दो लाइन दिख जाएंगी। वही केस यहाँ पर हुआ, और इनको क्या मिली? एक से डबलेट और ट्रिपलेट लाइंस की क्या हुआ वहां पे दिखा। तो डबलेट और ट्रिपलेट जब लाइन को दिखा तो वहां से एक ही समझ में आया कि जो तीन क्वांटम नंबर इससे पहले थे हमारे वो सफिशियंट नहीं थे, एक और क्वांटम नंबर की नीड थी। वो क्वांटम नंबर कौन सा है हमारा? वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखो तुम इसको ऑर्बिटल की तरह ये प्लानिटरी मोशन से समझ सकते हो कि जिस तरीके से एक प्लैनेट एक प्लैनेट अर्थ के खिलाफ, अर्थ के सॉरी अर्थ के सॉरी हाँ सन के वो क्या चारों तरफ चक्कर लगाता है तो अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऐसे भी और अपने ऑर्बिट पे भी वो रोटेशन करता है। यही है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर में जो है हमारे बेसिकली दो वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज जो होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर की क्या क्या होती है? वैल्यूज जो इसकी अगर देखोगे तो वैल्यूज होती हैं इसकी प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। दो वैल्यूज होती हैं बस, वैल्यूज ऑफ एस की प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। एक हमारा क्लॉकवाइज बता रहा है, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। इसको नोट डाउन कर लो। इसी को तुम लोग ऐसे भी दिखाते हो, ऐसे करके दिखाते ना एक ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जो है स्पिन को दिखाते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब जो आखिरी पॉइंट है इसमें, वो जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था वैसे ही अब जो हम लोग निकालेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यहां तक लिख लो फिर इसको आगे बताया जाए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। हो गया? एच अपॉन 2 पाई रूट एस एस प्लस वन। इससे तुम लोग क्या निकालोगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्लोज हो गया। अब ध्यान से देख लो, दो चीज हो सकता है। पहला क्या हो सकता है कि टोटल तुम्हारा जो मोमेंटम है वो जीरो आ जाए, टोटल मोमेंटम तुम्हारा जीरो आ जाए। वो कैसे होगा कि मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पेयर्ड है, ये दोनों तुम्हारे पेयर्ड है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे इस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। सॉरी, इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे डायामैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक। और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं? रिपेल्ड होते हैं। जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये पास करते हैं तो ये क्या होते हैं? दे आर रिपेल्ड। दे आर रिपेल्ड। वहीं पर देखो अगर
ये अनपेयर्ड होंगे, ऐसे केसेस में इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक फील्ड जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक नेचर वाले जो भी सब्सटेंस है वो जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं, हाँ ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ठीक है, ये भी बी नॉट है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। चलिए अब यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक, नोट डाउन कर लें।